पीपी मॉडल पर आधारित कोई भी बिजनेस या कोई भी देश बहुत आगे चल जाता है। बिहार सरकार अगर पीपीपी मॉडल अपनाती है तो वो बिहार भी आगे जा सकती है, लेकिन बिहार सरकार क्या कहती है हमारे पास तो पैसे नहीं, तो अरे पैसा नहीं दिमाग की जरूरत है। देखिए यानी कि दिन भर में 8 लाख का ये सब सरकार तो सोचती नहीं है, पक्का गोबर पर सारा लाख काम करते हैं, ये सब राजनीति करने से फुर्सत नहीं है। सरकार कहती है हम अपने से बनाएंगे। अब देख लीजिए सुल्तानगंज में जो ब्रिज बना लगभग 1800 करोड़ का जो है ना ब्रिज था, और वो क्या हुआ अपने से कम करने के चक्कर में क्या हुआ करप्शन का पूरा शिकार हुआ। अब देख लीजिए 1800 करोड़ का पूरा सेकंड नहीं लगा और पूरा जो है ना पानी में बह गया पूरा पैसा। पैसा नहीं तो पैसा नहीं बल्कि दिमाग ही नहीं। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बिग बी जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स की चर्चा करने वाले हैं, और जो मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए हम बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स के क्लास में हमने पीछे पढ़ा था कि हम लोग को जो इनकम होता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो इनकम होता है वो बेसिकली 3 क्षेत्रों से होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों से हमें इनकम होता है, और उसमें जो शर्त होता है, शर्त यानी कि टर्म एंड कंडीशन, वह जो जिस भी क्षेत्र से है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से, क्या वह संगठित है या फिर असंगठित है, इसको देखना होता है। ये भी इसका भी हमने चर्चा कर दिया था। उसके बाद है स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब ये हुआ कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का मालिक कौन है। हमें जिस भी क्षेत्र से इनकम हो रहा है उसका मालिक कौन है वो देखा जाता है। तो इसमें क्या पढ़े थे हम, सार्वजनिक यानी कि सरकार का अधिकार होता है, या फिर निजी क्षेत्र। तो ये चीज़ हमने जो है ना 2 पढ़ा था, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, संगठित, असंगठित और सार्वजनिक और निजी, यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं संयुक्त और सहकारी। संयुक्त यानी कि होता है, यानी कि सरकार का भी अधिकार होता है और किसी निजी कंपनी का भी अधिकार होता है, उसे हम संयुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। और इसमें एक होता है चौथा सहकारी, सहकारी जिसे हम कॉर्पोरेट सेक्टर भी कहते हैं। तो चलिए हम बिना देर करते हुए इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसका चर्चा करते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में हमने क्या पढ़ा था, प्राथमिक क्षेत्र में बेसिकली खेती, कृषि और पशुपालन होता है। तो कृषि जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और प्राथमिक क्षेत्र जो होता है इसमें मेहनत ज़्यादा होता है और इनकम कम होता है। इसीलिए आपने पढ़ा भी होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है बेसिकली जो है कृषि पर ही जोर दिया गया था। उसके बाद जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई तो उसमें जो है उद्योग को बल दिया गया, यानी कि द्वितीय क्षेत्र को बल दिया गया। और उसके बाद फिर 1991 में जब नरसिम्हा राव का सरकार था तो उस समय जो है ना एक नई अर्थव्यवस्था आई, और जिसे हम तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा सेक्टर कहते हैं। इसीलिए 1991 में एक नया क्षेत्र का निर्माण हुआ, और उसे जिसे हम सेवा सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो अगर भारत की अर्थव्यवस्था में देखा जाए, भारत की अर्थव्यवस्था में अकेला 56% सेवा सेक्टर का ही अनुदान है, 56%। तो सोच सकते हैं आधे से अधिक जो है हमें भारत की अर्थव्यवस्था में आधा से अधिक जो है सेवा सेक्टर से हमें लाभ अर्जित हो रहा है। तो इसीलिए आज के डेट में ना सब प्राथमिक और द्वितीयक को छोड़ करके सब तृतीय सेक्टर में जाना चाह रहे हैं। तो जैसे जैसे लोग का इनकम बढ़ता जाता है वो क्या करता है, तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा सेक्टर में जाने की कोशिश करता है। कहते हैं जैसे हम कृषि करते हैं, तो कृषि करते हैं प्राथमिक हो गया, और संगठित होता है, इसका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता है, या निजी होता है, किसी सरकार का खेत हम नहीं जोत देते हैं। जैसे हो गया खाद्यान्न से हम कोई भी चीज़ पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, जब तक निकाले तो यह प्राथमिक हो गया उद्योग। और उसके बाद फिर क्या हुआ, हम ले जाते हैं रिफाइन के लिए किसी कारखाने में, तो द्वितीय क्षेत्र में जाता है। उसके बाद अगर कोई भी खाद्यान्न से अगर कोई चीज़ निकल रहा है तो उस पर सरकार का अधिकार होता है, यानी कि वह एक प्रकार से संगठित है। क्या है, संगठित है। उसका बहुत सारे वर्कर करते हैं, उसमें टाइम टेबल फिक्स होता है, तो वह क्या होता है, संगठित हुआ। और फिर क्या हुआ, यह सार्वजनिक हो जाता है। तो ये सब चीज़ तो हमने पीछे भी पढ़ लिया था। उसके बाद है, यानी कि आज हम जो है संयुक्त क्षेत्र की चर्चा करने वाले हैं। संयुक्त क्षेत्र क्या होता है, जैसे मान लिया जाए जिसको हम कहते हैं पी और पी। संयुक्त क्षेत्र जो है बेसिकली पी मॉडल पर आधारित है, जिसे हम ज्वाइंट व्यंजन भी कहते हैं, जिस शॉर्ट में JV से हम जानते हैं, जिसे ज्वाइंट व्यंजन भी कहते हैं। क्या होता है कि P का मतलब हो गया पब्लिक, P का मतलब हो गया प्राइवेट, और P का मतलब जब दोनों मिल जाता है तो वह पार्टनरशिप हो जाता है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो क्या हुआ, तो किसी कंपनी में आप देखे होंगे कि क्या होता है, प्राइवेट PVT और LTD लिखा होता है, यानी प्राइवेट लिमिटेड। तो प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है, इसको समझते हैं। अगर किसी कंपनी में कम से कम दो और अधिक से अधिक 50 लोग का अगर पार्टनरशिप है तो वह जो है प्राइवेट लिमिटेड में आ जाता है, उसमें जो है प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है। तो किसी कंपनी में अगर कम से कम 2 व्यक्ति और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति अगर शामिल होता है तो उस कंपनी को हम प्राइवेट लिमिटेड नाम से जानते हैं। और उसमें जो है एक MOU साइन होता है। क्या होता है, MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर किसी कंपनी में एक व्यक्ति मालिक है तब तो ठीक है, उसका सारा देखभाल, सारा मेंटेनेंस
वो एक व्यक्ति करेगा। लेकिन अगर किसी कंपनी में एक से अधिक अगर पार्टनरशिप हो जाता है, एक समझौता होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, एक MOU साइन होता है जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें सारा चीज़ लिखा होता है कि कौन कितना इन्वेस्ट करेगा, किसका हिस्सेदारी कितना हो, कौन कितना कर्मचारी जो है कि नियुक्त करेगा। पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि जो जितना प्रतिशत इन्वेस्ट करेगा अर्थात योगदान देगा, उसका उतना प्रतिशत अंशदान भी होता है, यानी कि लाभ भी लेकर के जाएगा। तो एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जैसे भूषण स्टील प्लांट है। भूषण स्टील प्लांट में क्या हुआ, भूषण स्टील प्लांट, भूषण स्टील प्लांट पहले क्या था, पूरा जो है 100% भूषण स्टील प्लांट का था। लेकिन अभी क्या हो गया है, उसमें एक JSW जो है, सीमेंट के बारे में पढ़े होंगे आप लोग, JSW वह जो है छड़ भी बनाती है, आयरन स्टील का भी निर्माण करती है। तो वह क्या हुआ, भूषण अभी जो पूरा क्या था, पहले भूषण स्टील प्लांट का 100% था, लेकिन भूषण स्टील प्लांट ने क्या किया कि 80% अपना शेयर बेच दिया, यानी कि 80% जो है लेकर के चला गया आपका JSW, और बचा 20% में भूषण स्टील प्लांट है। कहने का मतलब भूषण स्टील प्लांट में अब 2 व्यक्ति शामिल हो गया, उसमें एक पार्टनर बन गया। भूषण स्टील प्लांट में क्या था, पहले 100% था भूषण स्टील प्लांट का, उन्होंने क्या किया, अपना 80% शेयर जो है बेच दिया। किसको बेच दिया, JSW को। तो उन्होंने 80% शेयर ले लिया और बचा 20% में भूषण स्टील प्लांट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब उसमें इन्वेस्ट जो है 80% JSW कर दिया, तो 80% कर्मचारी का भी नियुक्त वही करेगा। बाद में अगर इनकम भी होगा तो 80% कौन लेकर के जाएगा, JSW लेकर जाएगा, और भूषण स्टील प्लांट क्या हो गया, 20% में रह गया। और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो जैसे भारत और रशिया के बीच एक MOU साइन हुआ है। क्या हुआ है, भारत और रशिया एक MOU साइन हुआ है ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण में। तो क्या हुआ है कि उसमें भारत का योगदान जो है 51% है और रूस का 49% है। तो इसमें ये एक MOU साइन हुआ होगा कि इसमें 51% भारत का इन्वेस्ट होगा और 49% रूस का, 51% इंजीनियर भारत का होगा, 49% रूस का होगा। और इसमें जो मेन प्रमुख क्या कहते हैं इंजीनियर होगा, उस दोनों का मिक्सअप होगा। और इनकम जो बाद में होगा, मान लिया जाए कोई ब्रह्मोस मिसाइल बिक गया, ब्रह्मोस मिसाइल बिकने के बाद मान लिया 100 करोड़ का इनकम हुआ, कितना हुआ, 100 करोड़ का। तो इसमें क्या होगा, 51 करोड़ भारत ले जाएगा और 49 करोड़ रशिया लेके जाएगा। तो यह एक प्रकार का अंडरस्टैंडिंग होता है। तो यह अंडरस्टैंडिंग जो है सिर्फ संयुक्त क्षेत्र में ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्रों में भी होता है। तो निजी क्षेत्र में जैसे अगर किसी कंपनी में एक मालिक है तब तो उसमें MOU की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन वही अगर किसी कंपनी में एक से अधिक मेंबर हो जाता है, यानी एक से अधिक पार्टनरशिप हो जाता है, तो उसमें एक MOU साइन होता है। और तो किसी कंपनी में देखे होंगे कि जैसे प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है कि कम से कम 2 मेंबर और अधिक से अधिक 50 मेंबर, तो इसमें भी MOU साइन होता है। और किसी कंपनी में देखे होंगे कि LTD लिखा होता है, यानी कि उसमें प्राइवेट लिमिटेड नहीं बल्कि सिर्फ LTD लिखा होता है। LTD का मतलब ये होता है उसमें जो है ना कम से कम 50 और अधिक का कोई सीमा नहीं है, उसमें वह लिमिटेड कंपनी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं ICICI बैंक, तो वह जो है उसमें सिर्फ LTD लिखा होता है। तो उसमें भी एक अंडरस्टैंडिंग होगा, MOU साइन होता है। तो कहने का मतलब निजी और संयुक्त दोनों क्षेत्रों में जो है एक MOU होता है। PP मॉडल पर जो है ना, PP मॉडल पर आधारित कोई भी बिजनेस या कोई भी देश बहुत आगे चल जाता है। बिहार सरकार अगर PPP मॉडल अपनाती है तो वह बिहार भी आगे जा सकती है। लेकिन बिहार सरकार क्या कहती है, हमारा पास तो पैसे नहीं, तो अरे पैसा नहीं, दिमाग की जरूरत है। देखिए कैसे जो है आप PP मॉडल अपना सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारा बिहार का नक्शा कैसे है, ये हमारा बिहार का नक्शा है, और यहाँ पर जो है ना बक्सर है, यहाँ पर बक्सर है और यहाँ पर भागलपुर है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है ना लगभग 450 किलोमीटर है। यहाँ पर क्या करे सरकार, बक्सर से भागलपुर के बीच जो है ना एक एक्सप्रेस वे जो है कि बना दिया जाएगा। उसमें क्या होगा, एक्सप्रेस वे वो भी ग्रीन फील्ड का। ग्रीन फील्ड क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। ग्रीन फील्ड वो होता है जो कि क्या होता है कि नई ज़मीन खरीद करके उसमें जो है कि सड़क का निर्माण करना, ना कि पुरानी सड़कों को और चौड़ा करना। पुरानी सड़क तो ऑलरेडी वहाँ पर विकसित हो गया है, वहाँ पर आसपास में घर बन गया है। अब तो बिहार सरकार क्या करती है कि वही पुरानी सड़कों को ही जो है ना चौड़ा करती है। अब वहाँ पर किसी की जगह घर बार टूटता है, घर वो भी तोड़ करके वहाँ पर क्या करता है, चौड़ा कर लेता है। तो ये जो है ना, ये बिहार सरकार क्या बोले तो पूरा गोबर प्रसाद वाला काम करती है। तो ये क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि जहाँ से डेवलप नहीं हुआ है वहाँ से जो है नई ज़मीन खरीद करके 6 लाइन का जो है कि आपका एक्सप्रेसवे बक्सर से भागलपुर कर दे। और ये जो है 450 किलोमीटर लगभग जब एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो उस पर मिनिमम स्पीड जो है ना 110 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। एक्सप्रेसवे जब बन जाता है तो उस पर जो है ना गाड़ियाँ जब चलती है तो कम से कम जो है ना उसका कम से कम स्पीड जो है 110 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। आप सोच सकते हैं कि अभी अगर बक्सर से भागलपुर आप जाते हैं तो 10 से 12 घंटा लगेगा आपको जाने में, क्योंकि बार बार जाम लगता है, जगह जगह पर जाम लगता है, रोड सड़क चौड़ी नहीं है और बार बार एक इधर से गाड़ी आ गया इधर से आ गया जाम लग जाता है। वहाँ पर एक कंडीशन होता है। लेकिन जब एक्सप्रेस वे बन जाएगा 3 ठो आने वाला, 6 लाइन का 3 ठो आने वाला 3 ठो जाने वाला,
जाम लगने का कोई चांस ही नहीं है। और यह जो है कि जब 110 किलोमीटर प्रति घंटा जाइएगा तो 450 किलोमीटर मात्र 4 घंटे में आप दूरी तय कर लीजिएगा। तो सरकार बोलती है कि हम मेरे पास पैसे नहीं है। पैसा के नहीं, दिमाग की ज़रूरत होती है। आप देखिए इसको कैसे बना सकते हैं हम। इसमें क्या करे, बिहार सरकार एक MOU साइन, अच्छी कंपनी को पकड़ करके एक MOU साइन कर ले। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप दे सकते हैं कि टाटा को पकड़ ले, टाटा को पकड़ ले और उससे जो है 40% इन्वेस्ट कर दे। बोले उसको बोले टाटा को कि आप 40% इन्वेस्ट कर दीजिए। फिर मान लीजिए ACC सीमेंट वाले को पकड़ लीजिए, उसको बोलिए कि आप 30% साइन क्या कहते हैं इन्वेस्ट कर दीजिए। बाकी बिहार सरकार भी जो 30% इन्वेस्ट कर ले। तो इसमें MOU में ये होना चाहिए कि मान लीजिए जो बिहार सरकार है वो क्या करे, जहाँ पर से कोई विकास नहीं हुआ है तो वहाँ पर क्या करे, ज़मीन उपलब्ध करवा दे और ज़मीन सिर्फ उपलब्ध करवा करके बाकी वो साइड ले ले। तो टाटा जो है कि आपका स्टील का निर्माण करती है, रड बनाती है। तो आप बोलिएगा कि रोड में सरिया का क्या ज़रूरत है, स्टील का क्या ज़रूरत है, लोहे का क्या ज़रूरत है। अब जब रोड का निर्माण होगा तो वहाँ पर बिजली का खंभा का जरूरत पड़ेगा। समझ लीजिए ब्रिज बन रहा है या गंगा नदी में ब्रिज बन रहा है तो वहाँ पर तो आपको क्या कहते हैं, आपका ब्रिज बनाने में लोहा का जरूरत, सरिया का जरूरत तो पड़ेगा। तो वह सब जो है ना टाटा के घर में ही बनता है। तो और उसके बाद ACC सीमेंट का भी जरूरत होगा, जहाँ पर आप ब्रिज बनाइएगा तो सीमेंट का भी जरूरत होगा। तो ये सब क्या करेगा, टाटा 40% इन्वेस्ट कर देगा और जो है ACC वाले 30% इन्वेस्ट कर देगा और 30% बिहार सरकार। और उसके बाद जब कर दे तो यहाँ पर जगह जगह पर 100 किलोमीटर के दायरे में जो है टूल टैक्स लगाते। समझिए एक एग्जांपल के माध्यम से, अगर मान लीजिए आप ही को अगर बक्सर से भागलपुर जाना है, आप 10 घंटा में जाना पसंद कीजिएगा या फिर 4 घंटे में, तो 4 घंटे में कोई भी जाना पसंद करेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, जैसे जो छोटी गाड़ियाँ होती है उसका रेट अलग होता है, जो बड़ी गाड़ियाँ होता है उसका रेट अलग होता है और जो हैवी गाड़ियाँ होती है उसका भी रेट अलग होता है। तो सब गाड़ियों का रेट जो है अलग अलग होता है। तो उसमें क्या कीजिएगा, एक एवरेज के तौर पर हम एग्जाम्पल लेकर के समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रत्येक गाड़ी, मान लीजिए यहाँ बक्सर से भागलपुर दिन भर में मान लिया जाए कम से कम अगर भी जाएगा तो 2000 गाड़ियाँ जाएगी, इससे कम जा ही नहीं सकता है। और प्रत्येक गाड़ियाँ से एवरेज अगर देखा जाए, किसी से 100 रुपया, किसी से 50 रुपया, किसी से 200, किसी से 400, क्योंकि जैसी गाड़ियाँ उस हिसाब से उसका टैक्स भी लिया जाता है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए सबसे एवरेज मान लिया जाए 100 रुपया लेते हैं और 4 जगह टूल टैक्स लेते हैं। एक गाड़ी से कितना हो गया, 400 रुपया। तो 400 और प्लस में दिन भर में कितना गाड़ियाँ जा रही है, 2000, कम से कम 2000। तो कितना हो गया, 4 दूनी 8 यानी 3 2 5 शून्य। सोच लीजिए कितना हो गया, ढाई ढाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि दिन भर में 8 लाख का कलेक्शन हुआ। तो सोच लीजिए दिन भर में अगर कम से कम ये भी ले रहे हैं, अगर 8 लाख का कलेक्शन हो रहा है। और फिर अगर इसको हम ले लेते हैं कि अगर 30 दिन में कितना हो गया, अगर साल भर में निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा। तो सोच लीजिए ये होता है दिमाग। कहता है कि हमारा पास पैसे नहीं है तो दिमाग लगाओ, उसके बाद देखो कैसे नहीं इनकम होता है। उसके बाद क्या, मान लिया जाए साल के अंत, मान लीजिए साल के अंत में हमें 100 करोड़ का इनकम हुआ। तो 100 करोड़ का इनकम तो कहने का मतलब ये 40% टाटा लेके चल जाएगा, 30% ACC वाला लेके चल जाएगा, बाकी बचा 30% बिहार सरकार लेकर के चल जाएगी। बिहार सरकार बोलती है हमारा पास 30%। 30% कहने का मतलब जिसका जितना योगदान उसका उतना अंशदान भी, आप जितना इन्वेस्ट कीजिएगा उतना इनकम लेके जाइएगा। तो यहाँ पर सरकार को चाहिए कि दिमाग लगाना चाहिए। उसके बाद क्या, टाटा का देखिए छड़ भी बिक गया, ACC वाले का सीमेंट भी बिक गया और फायदा का फायदा भी हो गया। इसके बाद क्या, जब यहाँ पर नई सड़कें जब बनेगी तो इस सब क्षेत्रों के आसपास की ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाएगी, प्लस में यहाँ पर रोजगार का विकास हो जाएगा। तो ये रोजगार का जब विकास होगा तो सरकार का टैक्स भी बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ होता है कि होना चाहिए। ये चीज़ क्या होता है, कहने का मतलब ये सब जो है सरकार को सोचना चाहिए। तो ये सब सरकार तो सोचती नहीं है, पक्का गोबर प्रसाद वाला काम करते हैं। इस सबको राजनीति करने से फुर्सत नहीं है। सरकार कहती है हम अपने से बनाएंगे। आप देख लीजिए सुल्तानगंज में जो ब्रिज बना, लगभग 1800 करोड़ का जो है ना ब्रिज था, और वह क्या हुआ, अपने से कम करने के चक्कर में क्या हुआ, करप्शन का पूरा शिकार हुआ। आप देख लीजिए 1800 करोड़ का पूरा सेकंड नहीं लगा और पूरा जो है ना पानी में बह गया पूरा पैसा। लोग कहता है ये तो सरकार का पैसा, मेरा थोड़ी था। अरे आप घर में अगर नमक से तेल तक अगर कुछ भी खरीद के लाते हैं ना तो 5 से 28% तक सरकार को टैक्स देते हैं। आप बोलते हैं जब तक टैक्स नहीं दिए तब तक सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, हम लोग के टैक्स का पैसा है। सरकार के पास जो पैसा जाता है वो हम लोग के टैक्स का पैसा है। और आप लोग बोलते हैं सरकार का पैसा था। सरकार का पैसा नहीं बल्कि हम लोग का पैसा है। जनता भी जागरूक नहीं है तो क्या करेगा। ये सब जो है, ये 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान है। ये बहुत बड़ा जो है ना नुकसान है। क्या होता है, जनता भी क्या करती है, जातिवाद देखती है। जातिवाद, जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक जो है कुछ नहीं, बिहार में कभी विकास नहीं हो सकता है। तो ये सब चीज़ जो है ना हमें अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। कहता है बिहार सरकार हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं, तेरा पास पैसा नहीं बल्कि दिमाग ही नहीं है तेरा पास। यहाँ पर क्या हो गया है, जैसे हमको एक कहानी अभी याद आ गया, इसको समझने का कोशिश कीजिए। जैसे क्या है कि सरकार अभी हम लोग के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। क्या करती है कि एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए, इसमें नॉर्मल पानी रख करके उसे एक चूल्हा पर चढ़ा दीजिए
और उसमें एक जो है मेढक को डाल दिए। मेढक का गुण क्या है कि मेढक जो है ना थल पे भी रह सकता है, जल में भी रह सकता है और ज़मीन के अंदर भी रह सकता है, क्योंकि वह उसका नेचर है। और उसमें एक झिल्ली पाया जाता है मेढक में, जो उसमें जो है उस अपने आप के ताप को नियंत्रण कर लेता है, यानी कि जिस वातावरण में जाता है वो अपने आप को उस वातावरण में ढाल लेता है। तो जैसे आप चूल्हा पर चढ़ाएंगे बर्तन, उसमें आप मेढक को डाल दीजिएगा। नॉर्मल पानी तक तो ठीक है, धीरे धीरे टेम्परेचर पानी का बढ़ा, जैसे धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर बढ़ा तो मेढक क्या करेगा, वो अपना टेम्परेचर भी बढ़ा लेगा। फिर मान लिया जाए और पानी का टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर मेढक भी क्या करेगा और अपना टेम्परेचर बढ़ा देगा। एक समय ऐसा आएगा कि पानी का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि पानी का टेम्परेचर जो है बहुत हाई हो जाएगा और क्या होगा, मेढक जो है अब जो है मेढक क्या करेगा, अब उतना टेम्परेचर को नहीं बढ़ा सकता है। अब उसका सारा एनर्जी खत्म हो गया है। अब अगर मेढक छलांग लगाना भी चाहे तो बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि अपना सारा एनर्जी अपने पानी के टेम्परेचर के अनुसार ढालने में सारा एनर्जी समाप्त कर दिया है। अब उससे वह बाहर नहीं निकल सकता है। तो अब क्या करेगा वो, अब उसमें लास्ट में तरफ कर जान दे देगा, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाएगा। वही हम लोग के साथ कर रही है अभी सरकार। आपके साथ कुछ भी परेशानी होता है तो इग्नोर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसान का नुकसान होता है तो कोई बात नहीं, छात्र का नुकसान हो रहा है तो कोई बात नहीं। कहने का मतलब आप उस चीज़ को जब झेल रहे हैं, आप उस चीज़ को झेलते जा रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि आप उस चीज़ को झेल नहीं पाइएगा। तो मेरा कहानी का मकसद यही है कि उस मेढक वाला काम मत कीजिए, या अपने आप को ढालते जाइए, बल्कि अभी मौका है, आप वहाँ से निकल जाइए। उसके बाद है, चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब है सहकारी क्षेत्र, यानी कि कारपोरेट सेक्टर। कारपोरेट सेक्टर में सरकार ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है। वो सरकार क्या करती है कि किसी अच्छी कंपनी को पकड़ करके जनता के लिए या किसानों के लिए क्या करती है, एक नई स्कीम लाती है। जैसे स्कीम में क्या लाता है, जैसे मान लिया जाए, आप देखेंगे कि बहुत सारे क्षेत्रों में कारपोरेट सेक्टर का बैंक होता है। तो वहाँ क्या करता है कि जो छोटा मोटा उद्योग करता है ना, उसको क्या कहता है, ऋण प्रोवाइड करवाती है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से आप समझ सकते हैं सीडबी, जिसे हम कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो है कि ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे छोटा मोटा जो बिजनेस करता है उसको ऋण प्रोवाइड करवाती है। तो ये होता है जिसमें सरकार ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है। जैसे देख लीजिए संयुक्त क्षेत्र में तो एक पार्टनरशिप ही बन जाती है सरकार, लेकिन एमओयू और क्या कहते हैं सहकारी क्षेत्र में क्या होता है कि इसमें थोड़ा इन्वॉल्व होती है सरकार। इन्वॉल्व जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि सरकार इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है। एक अच्छी कंपनी को पकड़ करके कोई जनता के लिए या किसानों के लिए एक नई स्कीम लाती है। सरकार क्या करेगी, राज्य के प्रत्येक जिले में वहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर खोलेगा, वहाँ पर वैज्ञानिक लोग होंगे, वहाँ पर ट्रेनर होंगे, और वहीं पर जो है एक कलेक्शन सेंटर भी बना दे। वहाँ पर क्या होगा कि सरकार जो है कि किसानों को ट्रेनिंग देगी, और वहाँ पर ये बताया जाएगा कि जैसे मान लीजिए मछली का पालन करना है तो कौन मछली पालन के लिए एक बेसिकली गड्ढे का जरूरत थोड़ी होता है। मछली अगर पालन कीजिएगा तो उसमें कौन सी मछलियों की कैसा ढाल चाहिए। किसी मछली को क्या होता है कि एक खड़ा ढाल पसंद है, किसी मछली को क्या होता है कि तिरछा ढाल पसंद है, किसी मछली को कौन सी मछली को कितना पानी चाहिए, कौन सी मछली का पीएच लेवल कैसा होना चाहिए, किसको क्या खाना पसंद है, किसको नहीं पसंद, कौन सा खाना पसंद नहीं है। तो ये सब सारी जानकारी जो है वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में दे दिया जाएगा, और उसके बाद जाकर के अपना किसान वहाँ पर पशुपालन करेगी। और जब पशुपालन करेगी तो उसके बाद क्या होगा, जब किसान उत्पादन कोई भी चीज़ का कर लेंगे तो वहाँ पर कलेक्शन सेंटर भी है, वहाँ पर जाकर के आराम से, जैसे दूध का उत्पादन तो वहाँ जाकर के आराम से किसान वहाँ पर दे देगी। जैसे मछली का उत्पादन हुआ, झींगा का उत्पादन हुआ, या शहद का उत्पादन, जो भी चीज़ का उत्पादन वहाँ जाकर के जमा कर देगी सरकार। वहाँ पर क्या करेगी, किसी अन्य देश के साथ जब वहाँ पर जाकर के व्यापार कर लेगी, उसके बाद क्या होगा, सरकार को भी फायदा और कंपनी को भी फायदा। उसके बाद क्या होगा, जनता को भी फायदा हो गया, जनता भी खुश, किसान भी खुश हो गया। तो ये सब चीज़ सरकार को होना चाहिए, लेकिन सरकार क्या करती है, ये सब कुछ करती नहीं है। आप देखते होंगे कि जैसे कभी कदाल किसान लोग क्या होता है कि जैसे टमाटर हो गया, टमाटर देखिए अभी महंगा हो गया, कहीं पर कभी कदाल क्या होता है कि टमाटर 1 रुपया केजी भी नहीं लोग पूछता है। तो ये सब सिचुएशन को कौन करेगा, सरकार, जनता तो नहीं कर सकती, किसान तो नहीं कर सकती। इसके लिए सरकार को चाहिए कि नहीं, ये एक ऐसी स्कीम लाए और जो है कि इससे किसान को बेनिफिट हो और साथ में हमें भी बेनिफिट हो किसी को। और कारपोरेट सेक्टर में आप देख लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे कारपोरेट सेक्टर बड़ी कंपनियां नहीं होती, लेकिन बहुत ऐसी कंपनी है जो कारपोरेट सेक्टर में बहुत आगे निकली है, अरबों खरबों की कंपनी बन गई है। जैसे हो गया सुधा डेयरी, जैसे हो गया अमूल। तो ये सब देखिए बहुत बड़ी अरबों खरबों की कंपनी बन गई है। तो ये सब चीज़ जो है कि देखना पड़ता है। सरकार को ये स्कीम ला करके देना चाहिए, तभी तो जनता आगे बढ़ेगी। लेकिन सरकार को इस सबसे कोई लेना देना है नहीं, वो अपना राजनीति करती है। राजनीति करने के अलावा कोई काम ही नहीं है उन लोग को। तो ये सब चीज़ जो है। अब हम देखते हैं कि उत्पादन कैसे होगा, यानी कि प्रोडक्शन। उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन। कोई भी चीज़ का उत्पादन यानी प्रोडक्शन करने के लिए ये 4 कारक होते हैं। कौन कौन सा कारक होते हैं? उद्यमी, भूमि, पूंजी और श्रमिक। ये अगर इन चारों चीज़ों पर किसी सरकार का अधिकार है तो वह जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था हो जाता है। समाजवादी
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और अगर इन चारों पर किसी निजी कंपनी का अधिकार होता है तो अगर इन चारों चीज़ों पर किसी निजी कंपनी का अधिकार होता है तो वह होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और अगर इन चारों चीज़ों पर सरकार और निजी दोनों का अधिकार है, यानी संयुक्त का अधिकार है, तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो चलिए हम देखते हैं फिर से इसको। अगर इन चारों पर यानी उद्यमी, किसी उत्पादन के 4 कारक होते हैं। कौन कौन सा है? उद्यमी हो गया, दूसरा हो गया भूमि हो गया, तीसरा हो गया पूंजी, चौथा हो गया श्रमिक। अगर इन चारों पर, ये 4 कारक में अगर इन चारों पर किसी सरकार का अधिकार होता है तो वह समाजवादी अर्थव्यवस्था हो जाता है। और अगर इन चारों पर किसी निजी कंपनी का अधिकार होता है तो वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाता है। और अगर इन चारों पर सरकार का भी अधिकार है और निजी कंपनी का भी अधिकार है, यानी संयुक्त अधिकार है दोनों का, तो वह क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हमारा जो भारत है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आता है। जैसे समाजवादी बेसिकली क्या होता है? गरीबों के लिए होता है। जैसे गरीब वर्ग के लोग समाजवादी में क्या होता है? बेसिकली गरीब वर्ग के लोग आते हैं। उसमें क्या होता है? जिसे हम सरकारी कहते हैं, उसमें सरकार क्या कहती है? सबका साथ सबका विकास। इसीलिए अगर इन चारों पर किसी सरकार का अधिकार होता है तो वह क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, जो बेसिकली गरीबों के लिए होता है। उसके बाद अगर इन चारों पर किसी निजी कंपनी का अधिकार होता है तो वह क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख सकते हैं अमीरों के लिए जैसे हो गया हमारा अमेरिका क्या हो गया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। उसके बाद संयुक्त यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारा जो भारत है वह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आता है। उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। और जो पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और कोई भी ऐसा सार्वजनिक कार्य जिसे करने से आपको खुशी मिलती है वो अवश्य करें। धन्यवाद।